नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर सरकार की मंशा साफ कर दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके को लेकर संसद में प्रस्ताव पारित हो चुका है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पंचकुला में आपने एक बयान दिया था। इस बयान को लगभग 9 महीने 15 दिन और 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अगर बात होगी तो अब सिर्फ पीओके पे होगी और कुछ नहीं। हमारे कहने की बात तो दूर है। हकीकत यह है कि भारत की संसद ही कई बार इस प्रस्ताव को पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है जी। इसलिए मेरे स्टेटमेंट का कोई बहुत उसकी अहमियत नहीं रह जाती है इसके बाद, जबकि भारत की संसद ने इसे पास कर दिया है। इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा था उसी आधार पर कहा था, जो हकीकत है वही कहा था। मैं ये राजनाथ जी जानना चाह रहा हूं कि प्लान क्या है, क्योंकि जब से आपने ये 9 महीने पहले बयान दिया था, पब्लिक को लग रहा था कि मोदी सरकार में तो फैसले उस टाइम पर खटाखट हो रहे थे। जैसे आप लोगों ने 370 हटा दिया, उसके बाद सीए ले आए। क्या पीओके को लेकर, निश्चित तौर पर बतौर रक्षा मंत्री आप बड़ा प्लान डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन क्या भारत की सरकार की, मौजूदा सरकार की इच्छा शक्ति है? क्योंकि इमरान खान भी जो है वो थोड़ा डरे हुए हैं। वो पीओके को लेकर अपने सदन में बयान दे चुके हैं कि ये बालाकोट से भी बड़ा कुछ पीओके में करेंगे। तो बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की संसद प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है। मैं समझता हूं प्रतीक्षा की जानी चाहिए। इसमें एक अपडेट यह है कि आईएमडी ने गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद सबका मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। क्या यह भी किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है राजनाथ जी? अब इसको मैं नहीं कह सकता कि प्लानिंग है, क्या है, कैसे है, लेकिन जब मौसम की जानकारी देते हैं इन क्षेत्रों की भी, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, तो मैं समझता हूं इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पीओके के जो राजा हैं फारूक हैदर, उन्होंने बोला कि अब हमको भी दिल्ली का तापमान बताना चाहिए, नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएंगे हमारे दिल्ली वाले। सर पर चढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भारत किसी के सर पर नहीं चढ़ता जी। पीओके के बारे में जो हकीकत थी वह मैंने बयां की है। और संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अमीश जी ने बहुत वक्त सब गिनाकर सवाल पूछा, लेकिन बहुत साफ जवाब नहीं आया। हो सकता है चूंकि विदेश नीति से जुड़ा हुआ मसला, इस वजह से साफ जवाब ना आया हो, लेकिन क्या वो सेटिस्फैक्टरी है लोगों के लिए? संदीप, देखिए, पीओके को लेकर जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने कहा, वो जाहिर सी बात है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि संसद भी जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जो है अपना हिस्सा जो है कई बार भी बात कर चुके हैं। और ऐसे में जो टैक्टिस है वो जाहिर सी बात है कि किसी के सामने जाहिर नहीं की जाएगी कि किस तरीके से हम लोगों को उसको हासिल करना है। ये एक टैक्टिकल मूव है जो कि सरकार अपने हिसाब से लेगी, और कह सकते हैं कि काफी हद तक जो है वो सारी शंकाएं दूर करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन इतना तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से धारा 370 हटा के कश्मीर में जो है सीधे तौर पर इस सरकार ने दिखा दिया कि वो उस विवाद को, जो कि ना जाने कितने लंबे समय से जारी है, उसको खत्म किया। और अब पीओके की बारी है। ये बात भी जो है कई बार सरकार की तरफ से कहा जा चुका है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी कहा जा चुका है। और अब यही दिक्कत है, पाकिस्तान को जो है इस बात को लेकर चिंता सताई जा रही है कि आखिर पीओके को भारत में शामिल करने से बचाने के लिए क्या करना होगा। लेकिन भारत का पक्ष बिल्कुल साफ है, जो हमारी जमीन है हम उसको हासिल करेंगे, और हम किसी दूसरे की जमीन पे नहीं जाते हैं कब्जा करने के लिए, लेकिन अपनी जमीन भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये तो कई बार जो है क्लियर किया जाता है। जी संदीप, एक बात और कि अमीश जी के बार बार सवाल पूछने पर रक्षा मंत्री मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वहां के मौसम का हाल तो हम बता रहे हैं ना। ये इशारा भी है और पाकिस्तान के लिए चेतावनी भी। बिल्कुल, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि हर चीज का एक स्ट्रेटेजी होता है जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में कभी नहीं बताया जा सकता। धारा 370 को हटाए जाने के दौरान भी किसी को नहीं पता था कि ये होने वाला है। जाहिर सी बात है कि भारत सरकार की तरफ से कोई ना कोई प्लान जरूर होगा, जिसको जो है अभी जिस पर कार्रवाई चल रही होगी, काम चल रहा होगा। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि कब हासिल किया जाएगा, कब भारत में शामिल किया जाएगा। भारत का हिस्सा है वो, चाहे वो मौसम की जानकारी हो, चाहे कुछ हो, वो जो है हम लोग, भारत जो अपना काम है वो लगातार कर रहा है।
जी, पाकिस्तान की उथल पुथल का आपने जिक्र किया, इसे थोड़ा विस्तार से बताएंगे संदीप। देखिए, जब से धारा 370 हटी है तब से जो है पाकिस्तान को इस बात की चिंता सता रही है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को जो कि डिस्प्यूटेड एरिया बताकर जो है वो लोग क्लेम करते रहे हैं, उसको जो है सीधे तौर पर हटा दिया गया और अब जो है पीओके जो उनके हाथ से ना चला जाए, क्योंकि दो हिस्से जो कर दिए गए हैं, एक तो जो पूरा जो गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है वो लद्दाख के हिस्से है और जो बाकी मुजफ्फराबाद, मीरपुर ये जो है ये एलओसी यानी पीओके के हिस्से में है। तो जाहिर सी बात है कि अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से भारत जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर कि कहीं ये पीओके भी उनके हाथ से ना चला जाए, इसीलिए जो है लगातार चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान में बढ़ा रहा है और साथ ही जो है इस पूरे इलाके को अनरेस्ट करने के लिए, कश्मीर को अनरेस्ट करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वहाँ के लोग जो है यहाँ की जो सरकार की जो नीतियां हैं उससे खुश नहीं है और इसकी वजह से जो है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अभी स्थितियां हैं और इस तरीके की स्थितियां चलती रहेंगी। भारत ने अपना रुख साफ किया है, जिसकी परेशानी जो है पाकिस्तान की पेशानियों पर नजर आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे। और न्यूज 18 नेटवर्क से बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राम मंदिर पर आए फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इसका स्वागत किया। राम मंदिर के आंदोलन से लगातार जुड़े रहे, आप मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के। अब जब आप राम मंदिर का सपना साकार होते हुए देख रहे हैं तो आपको क्या महसूस होता है? क्या आपने वाकई, मैं आपसे बहुत ही स्पष्टता से सवाल जवाब मैं चाहता हूं, आपने सोचा था कि आपके जीवन काल में आप रक्षा मंत्री होंगे, आपकी केंद्र में सरकार होगी और मंदिर बनेगा और उसकी नींव रखी जाएगी? मैं सच बतलाऊं, मुझे विश्वास था कि मंदिर का निर्माण निश्चित रूप से होगा और ईश्वरीय ताकत पर मुझे बराबर यकीन रहा है और है। मुझे विश्वास था कि मंदिर बनेगा और आपने देखिए भारत देश में मंदिर भी बन गया, मंदिर के ऊपर फैसला भी आ गया, लेकिन कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं पैदा हुई, बल्कि कई स्थानों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी उसका स्वागत किया कि अब इसमें कहीं कोर्ट का जजमेंट आ गया है, इसलिए सबको इसे मान लेना चाहिए। कई मुस्लिम लीडर्स ने भी अपील की। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? तो आज रात 8 बजे देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सबसे धाकड़ इंटरव्यू सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब रुक करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी कोरोना ब्रेकिंग का। राजधानी में फिर से कोरोना बम फूटा है। भोपाल में एक साथ 59, जी 60 में एक कम, 59 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। शहर के हॉटस्पॉट जोन से ये कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। 12 मरीजों की जो रिपीट रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। 12 मरीज ऐसे हैं इनमें से। तो तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण के मामले, हालांकि इंदौर में संक्रमण कम हुआ है और अब भोपाल तेजी से यहां आंकड़े बढ़ रहे हैं। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पूरी जानकारी। देखिए, आज फिर सबसे ज्यादा संख्या में अभी तक जब भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उसमें आज सबसे ज्यादा की संख्या में शहर से कोरोना पॉजिटिव निकल करके आए हैं और फिर से ये वही लोग हैं जो हॉटस्पॉट जोनों से निकल करके सामने आए हैं, क्योंकि विभाग ने अब रणनीति तय कर ली है कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन की ही सैंपलिंग की जाती है और उसी की जांच रिपोर्ट आती है। तो ये जो नए मामले आए हैं ये सारे वही पर्सन हैं जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट में आए थे। और जैसा कि स्वास्थ्य विभाग को आशंका थी कि जून जुलाई का ऐसा महीना होगा जहां पर हाई पीक होंगे और संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते रहेंगे, तो आज इसी कड़ी में कह सकते हैं कि ज्यादा लोगों की सैंपलिंग की गई थी। जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन थे उनके संदिग्धों को ज्यादा चयनित किया गया था और जब सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसकी टेस्टिंग की गई तो सारे मरीज उसमें से पॉजिटिव आए। और अब नया जो हॉटस्पॉट जोन है वो भी कहीं ना कहीं नए निकल करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि करौंद इससे पहले कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं था, वो भी आया है। इसके साथ ही गोविंदपुरा क्षेत्र और भी अशोका गार्डन, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो अब धीरे धीरे संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। यानी अभी तक जो हॉटस्पॉट जोनों में संख्या ज्यादा निकल कर जरूर सामने आ रही थी, लेकिन जो बाकी बचे क्षेत्र हैं कहीं ना कहीं उनमें भी अब संक्रमण पहुंच रहा है, क्योंकि अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हो चुकी है और लोग अब लॉकडाउन का पूरी तरीके से कह सकते हैं कि लॉकडाउन अब नहीं लगा है शहर में, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना आपस में मिलना जुलना लगा हुआ है। हालांकि सरकार बार बार ये अपील जरूर कर रही है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाए,
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, फिजिकल कांटेक्ट एक दूसरे से कम रखिए, मास्क का उपयोग करें। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से जरूर इस बारे में लापरवाही बरती जा रही है। लापरवाही बरती जा रही है और यही वजह है कि अब तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं भोपाल की। चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी कोरोना ब्रेकिंग भी भोपाल से ही मिल रही है। जीएमसी के 4 कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। ये चारों कर्मचारी कोरोना संक्रमित के डायरेक्ट संपर्क में थे। कोरोना मरीज के डायरेक्ट संपर्क में रहने के चलते इनमें भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है। जीएमसी के 4 कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव। ये चारों कर्मचारी कोरोना संक्रमित के सीधे संपर्क में थे। सीधे संपर्क में रहने की वजह से इन्हें भी कोरोना वायरस ने अपना शिकार बना लिया। खबर भिलाई से मिल रही है। शहर में फिर मिले हैं डेंगू के 2 मरीज। कैंप 2 में ये डेंगू के नए मरीज मिले हैं। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। भिलाई में अब तक डेंगू के 8 मामले सामने आ चुके हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन अलर्ट पर है। और शहर में फिर से डेंगू के 2 नए मरीज और अब तक संख्या पहुंच गई 8 डेंगू के मरीज। बड़ी खबर आपको बता दें, भिलाई से मिल रही है। शहर में डेंगू के मरीज मिले हैं, 2 नए मरीज मिले हैं और इस तरीके से सिर्फ भिलाई की अगर बात कर ली जाए, डेंगू के 8 मरीज यहां पे अब तक मिल चुके हैं। इससे पहले भी पिछले साल भी डेंगू का डंक कई लोगों की जिंदगी खत्म कर चुका है। बावजूद इसके ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। भिलाई में डेंगू के 2 मरीज मिले हैं। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। पिछली सरकार को भी दुर्ग भिलाई में डेंगू संक्रमण के चलते, डेंगू की बीमारी के चलते कई बार असहज होना पड़ा। वही स्थिति फिर से बनती हुई नजर आ रही है। 8 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं अब तक भिलाई में। नगर निगम जिला प्रशासन अलर्ट पर हैं। शहर में डेंगू के 2 और नए मरीज मिले हैं। 2 डेंगू के मरीज मिलने के बाद भिलाई में अब तक जो डेंगू के मरीजों की संख्या है वो 8 तक पहुंच चुकी है। हालांकि इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन पिछले साल के जो आंकड़े हैं, पिछले कुछ सालों के आंकड़े, कई लोगों को डेंगू के चलते मौत के मुंह में जाना पड़ा। वही डेंगू अभी भी इस शहर की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। जो शहर कई दिग्गज राजनेताओं का राजनीतिक सामाजिक गढ़ है। भिलाई की हम बात कर रहे हैं। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, 2 और मरीज, अब तक 8 मरीज। यही एक समस्या पिछली बार भी थी, पिछले कई सालों से, और अभी भी वही जस की तस। जी बिल्कुल ललित, लगातार अब कोरोना के बाद में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है और अभी जिस तरह से 2 मरीज सामने आए हैं, तो इस तरह से एक रेड जोन बनता जा रहा है। भिलाई का कैंप 2 क्षेत्र, ये वही क्षेत्र है जहां पर 2 साल पहले करीब 50 लोगों की मौत हुई थी। तो इस तरह से अब पुनः अब डेंगू का डंक बढ़ते जा रहा है। आज जो इसमें हुए हैं, इसमें 2 एक बच्ची शामिल है इसमें 4 साल की, और इसके साथ में एक उनके जो संपर्क में आए थे रिश्तेदार, उनके घर में आए थे, उसमें युवती भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से 2 मरीज है। अभी कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इसका एलाइजा रिपोर्ट का इंतजार किया जाए, लेकिन प्राथमिक तौर पर ये दोनों डेंगू के मरीज पाए गए हैं। और अब इस तरह से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। अब क्षेत्र में, हालांकि इसके पहले भी जब इस तरह के मरीज जब पाए गए थे, तो वहां पर दवाइयां बांटी जा रही थी, लोगों को जागरूक किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ललित कि जिस तरह से अभी मौसम में बदलाव आया है और एडीज मच्छर के जो पनपने से यहाँ पर डेंगू फैलता है, वो काफी तेजी से फैलता है। तो जिस तरह से ये 8 मरीज जो सामने आए हैं, वो संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि उनके पूरा अनुकूल वातावरण मिल रहा है। जिस तरह से बारिश हो रही है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, तो डेंगू का एक खतरा एक पुनः बढ़ गया है ललित, और इसमें प्रशासन को काफी गंभीर होकर कार्य करना जाहिर है तौर पर, वरना इसी मच्छर ने कई लोगों को असहज कर दिया था पिछले बार। जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है। धान का समर्थन मूल्य 53 रुपए बढ़ाने पर सियासत तेज हो गई है।
पूरे प्रदेश में कांग्रेस केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। अलग अलग तरीके से कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। जिले में जिलेवार विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी गई है। और भोपाल विधानसभा उपचुनाव में पीके की एंट्री हो गई है। ये वो पीके नहीं है जो दूसरे गोले से आए थे, इन्हें जानते हैं आप। कांग्रेस उपचुनाव में प्रशांत किशोर की मदद लेने जा रही है कांग्रेस। मदद लेने के बयान पर चुटकी भी ले ली है नरोत्तम मिश्रा ने, वो एक्सपर्ट हैं इस बात के। कांग्रेस के एक चाणक्य थे, वो फेल हो गए। इनके एक मैनेजमेंट गुरु थे, वो भी फेल हो गए। पीसी शर्मा ने दिया था पीके की मदद लेने वाला बयान, और इसे लेकर अब चुटकी भी ले ली है नरोत्तम मिश्रा ने। तो प्रशांत किशोर की मदद लेने का मसला वो भी सियासी गलियारे की सुर्खियां बन गया है। प्रशांत किशोर जान ही रहे होंगे आप, कुछ समय तक नीतीश कुमार को पितृतुल्य उन्होंने बताया था। माननीय दिग्विजय सिंह जी फेल हो गए, एक मैनेजमेंट गुरु वो भी निबट लिए। अब वैचारिक शून्यता उभर रही है। अब वैचारिक शून्यता उभर रही है तो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में वाट लगा दी, अब मध्य प्रदेश की बारी है। मेरी मान्यता कि काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ ली है तो वो चढ़ चुके। अब वो आए या कोई और आए, मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। तो उपचुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, बेहद दिलचस्प हो जाता है घटनाक्रम जब भी पीके का जिक्र आता है, चाहे वो फिल्म वाला पीके हो या प्रशांत किशोर हो। बिल्कुल आपने सही कहा है, और यही वजह है कि एक बार फिर से सियासी माहौल पीके का नाम सामने आते ही गर्मा गया है। जैसा कि नरोत्तम मिश्रा कह भी रहे थे कि देख लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके के नतीजे रहे वो भी सबके सामने थे, और मध्य प्रदेश के नतीजे भी सबके सामने होंगे उपचुनाव के। देखिए, दरअसल ये शुरुआत इस बात से होती है कि कल ही पीसी शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं उनकी ओर से एक बयान आया था, जिसमें ये कहा गया था पीके जो प्रशांत किशोर हैं रणनीतिकार माने जाते हैं राजनीतिक तौर पर, उनके बारे में ये कहा गया कि वो एक बड़े रणनीतिकार हैं और उपचुनाव में कहीं ना कहीं उनकी मदद कांग्रेस की ओर से ली जा सकती है। हालांकि अभी प्रशांत किशोर की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि वो इस बात पर सहमत हैं या नहीं, लेकिन उनका नाम आने भर से ही कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो गई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, तंज कसते हुए कहा है कि एक चाणक्य थे कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह का उन्होंने नाम लिया, वो फेल हो गए। फिर उन्होंने एक मैनेजमेंट गुरु के बारे में कहा कि मैनेजमेंट गुरु थे, वो भी मध्य प्रदेश में फेल हो गए। और अब प्रशांत किशोर जब आएंगे तो वो भी देख लिया जाएगा कि आखिरकार वो कितना कांग्रेस के लिए काम कर पाते हैं। लेकिन शरद, लेकिन ये जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं नरोत्तम मिश्रा पीसी शर्मा के मदद वाले बयान को लेकर, यह भी तय है कि बीजेपी के लिए बहुत सहज स्थिति, अगर ऐसा होता है तो बहुत सहज स्थिति बीजेपी के लिए रहेगी नहीं। प्रशांत किशोर भी कॉरपोरेट तरीके से पॉलिटिक्स की रणनीतियां बना देते हैं। देखिए, बिल्कुल ये तो देखना होगा कि आखिरकार कौन कितना कारगर साबित कहां पर हो सकता है, क्योंकि जो कैंपेनिंग से कुछ वक्त पहले एक वक्त में वो बीजेपी के साथ में भी रहे थे, शुरुआती तौर पर ये कहा गया कि उन्होंने इतना बूम किया जो प्रचार प्रसार का तरीका था, फिर बाद में वो दूसरी पार्टियों के साथ भी रहे। तो ये देखना होगा कि हर प्रदेश की राजनीतिक जो परिस्थिति है वो अलग है, वहाँ के मुद्दे अलग हैं, कौन कितना प्रभावी हो सकता है। और जहाँ तक बात उपचुनाव की है तो मध्य प्रदेश का ये उपचुनाव तो अपने आप में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दिलचस्प किसी भी चुनाव में से होने जा रहा है। उपचुनाव की अगर हम बात करें, विधानसभा के चुनाव हो सकता है कि आमतौर पर उनकी नजर रहती है, लेकिन उपचुनाव छोटे मोटे राज्य की लगभग सीटों के बराबर भी, विधानसभा की सीटों के बराबर चुनाव होना है। तो ये उपचुनाव अपने आप में दिलचस्प है। किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी
ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जी। प्रशांत किशोर का नंबर तो बाद में आएगा। पहले तो बड़े बड़े जो रणनीतिकार हैं, सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय, शिवराज, इनकी रणनीतियां कितनी काम करती हैं, तब मुझे लगता है उसके बाद किसी और दूसरे रणनीतिकार जी, का नंबर ये जो आपने बात कही दिलचस्प होने वाली, मुझे ऐसा लगता है कि ये विधानसभा चुनाव से ज्यादा दिलचस्प स्थितियां बनने वाली हैं इन 24 सीटों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, वक्त कम है हमारे पास। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबर जबलपुर से मिल रही है। आपस में दो पक्ष भिड़ गए हैं। बिजली बिल विवाद का कारण बना है। विवाद बवाल में तब्दील हो गया। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दो महिलाओं समेत 7 साल का एक मासूम बच्चा भी घायल हो गया है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। किसने हिंसा फैलाई, उनकी तलाश की जा रही है। कोतवाली थाना इलाके के आनंद कॉलोनी की यह घटना है। तो मामूली विवाद, बिजली बिल का ये पूरा विवाद था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हुई है। मसूद अजहर के रिश्तेदारों के मारे जाने की खबर मिल रही है। पुलवामा में जैश के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। जैश का टॉप कमांडर भी मारा गया। पुलवामा में 24 घंटे में 5 आतंकी मारे गए। जो पोस्टर बॉय था जुनेद सहराई मारा गया, उसका आज जो देख रहे हैं जो आईडी एक्सपर्ट था मारा गया। तो अगर हम लोग कमांडर के हिसाब से कंपेयर करें तो अचीवमेंट इस साल ज्यादा मिल रहा है हमसे। जम्मू कश्मीर में पब्लिक का, आवाम का, सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस को हरदम मिला है। कुछ परसेंट 5-6% है जो सपोर्ट नहीं करते, पत्थर मारते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। उसके प्रति भी चूंकि कोविड आ गया कि हम लोग यूथ एंगेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग खुद जानते हैं इसका कुछ नॉर्म्स है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम जो खत्म हो जाएगा तो हम लोग आवाम के बीच जाएंगे, यूथ को एंगेज करेंगे, स्पोर्ट एक्टिविटी बढ़ाएंगे, कल्चर एक्टिविटी बढ़ाएंगे और पब्लिक को और अपने साथ लाएंगे। सर, नॉर्थ कश्मीर में जैसे कि कुछ कैजुअलिटीज, हाई लेवल कैजुअलिटीज हुई थी आर्मी की, जैश को फिर से कहा गया था कि उसमें भी रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या नॉर्थ कश्मीर को दोबारा एक्टिवेट, मिलिटेंसी वाइज काफी डाउन रहा है, वो तो इन्फिल्ट्रेशन रूट है थ्रू इंटरनेट, बट आपको लगता है वहां भी दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश करी है जो जैश, और वहां कौन है जिसके पीछे आपने? नॉर्थ कश्मीर में मैं क्लियर कर दूं, फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, नॉर्थ कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ था, इनकाउंटर हुआ था, जिसमें हमारे आर्मी के 2 सीनियर ऑफिसर शहीद हो गए थे, एक पुलिस के टोटल। और अब तेज रफ्तार खबरें। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पूर्व मंत्री का परफॉर्मेंस राग। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा का बड़ा बयान। मंत्रिमंडल में विधायक की परफॉर्मेंस जनता का मैंडेट होता है। सुरेंद्र पटवा ने पिछली सरकार के दौरान अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मंत्री रहते लगातार 5 बार टूरिज्म का अवार्ड मिला था। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के ट्वीट पर सियासी बवाल। राजेंद्र शुक्ल ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद से मांगी थी मदद। रीवा सतना के मुंबई में फंसे लोगों की वापसी को लेकर मांगी थी मदद। राजेंद्र शुक्ल के ट्वीट पर कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला। कहा सभी फंसे लोगों को वापस लाने का दावा हुआ खोखला साबित। सांवेर उपचुनाव में प्रेमचंद गुड्डू का विरोध। अरुण यादव के साथ वाल्मीकि समाज के लोगों ने की कमलनाथ से मुलाकात। वाल्मीकि समाज के नेता मुकेश झांझोट को टिकट देने की मांग। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैलाश विजयवर्गीय की मालवा निमाड़ की 5 सीटों की जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी को खड़ा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो सही जिम्मेदारी है। निसर्ग तूफान का मध्य प्रदेश में प्रभाव। इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों में भारी बारिश की आशंका। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। सीएम शिवराज आज जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। शाम को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर करेंगे जनप्रतिनिधियों से चर्चा। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच सीएम हाउस में बैठकों का दौर। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, गौरीशंकर बिसेन और विजय शाह ने की शिवराज से मुलाकात। कैलाश विजयवर्गीय संभालेंगे मालवा निमाड़ की 5 सीटों की कमान। सांवेर, आगरमालवा, बदनावर, सुबासरा और हाट पिपलिया की बनाएंगे रणनीति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में कैलाश सारंग के घर पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह ने कैलाश सारंग को जन्मदिन की बधाई दी। मुरैना में उमा भारती ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले ही बीजेपी में आ जाना चाहिए था। राजभवन के बाद अब विधानसभा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। विधानसभा का एक रिपोर्टर कोरोना पॉजिटिव आया है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पर निशाना साधा। उन्होंने इंदौर में कोरोना फैलने के लिए तुलसी सिलावट को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दी विष्णुदेव साय को बधाई। कहा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ऐसी उम्मीद है।
महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने बालोद जिले के 12 गांवों के लिए विकास परियोजना का डिजिटल शुभारंभ किया। लॉकडाउन के बावजूद मनरेगा में छत्तीसगढ़ का बेहतर प्रदर्शन जारी है। 2020-21 के शुरुआती 2 महीनों में साल भर के लक्ष्य का 37% काम पूरा। कांकेर से कांग्रेस के विधायक शिशुपाल सोरी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। सोरी ने केंद्र सरकार पर मजदूरों को परेशान करने का आरोप लगाया। कवर्धा कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कोरोना को लेकर मजदूरों के पलायन पर जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भोपाल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। भांजी की पुकार मामा तक पहुंची। सीएम ने नन्ही तनिष्का के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर राजनीति जारी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुना कलेक्टर को पत्र लिखकर कर्ज माफी की राशि के समायोजन की मांग की। कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र के मामले में राजभवन और कलेक्टर आमने सामने। राज्यपाल के सचिव ने राजभवन को बताया कंटेनमेंट मुक्त। कलेक्टर ने कहा राजभवन नहीं हुआ कंटेनमेंट मुक्त। भोपाल स्टेशन में मिला 2 दिन से भूखी प्यासी बच्ची को दूध। आरपीएफ जवान ने दौड़कर दूध का पैकेट मां को थमाया। मां ने वीडियो संदेश भेजकर कहा यही हमारे रियल हीरो। छत्तीसगढ़ में आज से सिटी बसों का परिचालन शुरू हो गया है। कल बसों को चलाने संबंधी आदेश देर से मिलने के चलते बसों के परिचालन पर संशय की स्थिति बनी हुई थी। रायपुर समेत प्रदेश भर में आज से 378 सिटी बसों के परिचालन की शुरुआत हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दूसरे जिले में यात्रा करने वालों के लिए ई पास अनिवार्य। इंदौर में सड़क से गुजर रही महिलाओं और राहगीरों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने वाले 2 निगम कर्मियों पर गाजगिरी है। एक को किया गया निलंबित, दूसरे को किया गया बर्खास्त। जबलपुर में कोविड सेंटर प्रभारी और सीएमएचओ को नोटिस। प्रशासन को गलत जानकारी देने के चलते मिला नोटिस। कोरोना के संबंध में दी थी गलत जानकारी। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण के मामले में 4थे नंबर का जिला बनता जा रहा है। 2 दिन में 10 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 315 तक पहुंचा। सागर के बीएमसी के डॉक्टर्स ने कोरोना पॉजिटिव महिला की कराई डिलीवरी। सिजेरियन के दौरान डॉक्टर्स ने बरती विशेष सावधानी। कांकेर के लिए फिर राहत भरी खबर। कोरोना संक्रमित एक मरीज स्वस्थ होकर पहुंचा कांकेर। जिला पंचायत संसाधन भवन में ठहराया गया। कोरबा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कोरोना मरीज को लेकर लापरवाही करने के मामले में बीएन दिवाकर निलंबित। प्रदेश में कोरोना का पहला हॉटस्पॉट बने कटघोरा इलाके के बफर जोन से 2 महीने बाद एक 23 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित। लॉकडाउन में नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा महिला टीआई को थाने में बर्थडे बनाना पड़ा महंगा। नियमों के उल्लंघन के आरोप में एसपी ने किया लाइन अटैच। जम्मू कश्मीर में जुलाई से प्रस्तावित अमरनाथ यात्रा से पहले पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है। दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र गुफा से शिवलिंग की तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जिस वक्त कोरोना त्रासदी के चलते अमरनाथ यात्रा के आयोजन पर संशय बना हुआ है। यूं तो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हर साल जून महीने के आखिरी सप्ताह में होती है। तकरीबन 40 दिन ये जारी रहती है और रक्षाबंधन के आसपास जाकर ये खत्म होती है। लेकिन इस साल कोरोना काल में यात्रा का आयोजन भी प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। खबर रायपुर से, जहां लॉकडाउन के बीच सीएम भूपेश बघेल की उपलब्धि। मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में टॉप 3 में शामिल हो गए हैं भूपेश बघेल। देश भर में दूसरे नंबर पर रहे मुख्यमंत्री बघेल। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में नंबर 1 पर हैं सीएम बघेल। टॉप 5 में एक भी बीजेपी शासित राज्य का सीएम शामिल नहीं है। एक निजी कंपनी का यह सर्वे है, इसने सभी मुख्यमंत्रियों के काम की रैंकिंग के आधार पर ये लिस्ट जारी की है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।